दोस्तों हाल ही में मैंने हाफ स्टोरीज नाम की एक हॉरर सस्पेंस मूवी देखी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शिवा केसनाकुर्ती ने और आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। इस मूवी के अंदर आपको एक नहीं बल्कि कई सारी हॉरर कहानियां देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में सस्पेंस, ट्विस्ट और हॉरर एलिमेंट बहुत ही कमाल का है और ये फिल्म आपको जरूर एंटरटेन करेगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारे मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक नौकरानी से जो कि किचन में खाना बना रही होती है। अब इसी दौरान गलती से सब्जी काटते वक्त उसकी उंगली कट जाती है और तभी वहाँ पर लैंडलाइन पर किसी का कॉल आता है। दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है कि जरा सर को कॉल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये घर रामेश्वर नाम के एक बहुत बड़े चैनल के प्रोड्यूसर का है और आज उसके चैनल के लिए शो की रिकॉर्डिंग होने वाली है। शो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि नकली बाबा और तांत्रिकों को एक्सपोज करना, मतलब कि जो लोग भूत और प्रेत के नाम पर लोगों को डराते हैं उनसे पैसे लूटते हैं। तो अब यहाँ पर रामेश्वर इस शो को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कहता है क्योंकि आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसके चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ बहुत बड़ी शॉकिंग घटना होने वाली है। फिर रामेश्वर अपने कुछ लोगों को कॉल करके रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए कहता है और उसके लोग एक बहुत ही मशहूर बाबा के पास जाने वाले हैं। वहां पर जाकर वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये बाबा पूरी तरीके से ढोंगी है और लोगों को डराकर उनसे पैर से हटता है, उन्हें डरा धमका कर उनको बेवकूफ बनाता है। अब इसी बातचीत के दौरान हम रामेश्वर के घर में उसके पिताजी की बहुत बड़ी सी तस्वीर को देखते हैं, मतलब कि उसके पिताजी को गुजरे हुए बहुत साल हो चुके थे। अब उसके कुछ देर बाद रामेश्वर के कुछ लोग उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं और ये बाबा एक अलग ही तरह की गुफा के अंदर रहता है। अब वहां पर पहुंचने के बाद वो दोनों यानी कि रामेश्वर के आदमी अपना नाटक करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उसमें से एक लड़का अपने अंदर कोई आत्मा है ऐसा बर्ताव करने लगता है। अब इससे पहले कि वो उस बाबा से कुछ कहते वो बाबा ही उन दोनों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम मुझे ढोंगी साबित नहीं कर सकते। अब ये बात सुनते ही वो दोनों लड़के और रामेश्वर शॉक रह जाते हैं कि हम यहाँ पर इस बाबा को एक्सपोज करने के लिए आए हैं, ये उसे कैसे पता। अब रामेश्वर एक कैमरा के जरिए यहाँ की सारी लाइव रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। अब ये दोनों उस बाबा से कहते हैं कि बाबा हमें सब कुछ पता है, तुम एक ढोंगी बाबा हो, इसलिए तुम्हें पहले ही पता चल गया कि हम तुम्हें यहाँ पर एक्सपोज करने के लिए आए हैं। दुनिया के सामने हम तुम्हारा भांडा फोड़ने वाले हैं और तुम कहते थे ना कि आत्मा होती है, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर अभी के अभी किसी की आत्मा को बुलाकर दिखाओ। अब दोस्तों उन दोनों लड़कों की ऐसा कहने की ही देरी थी कि अगले ही पल बाबा कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर उस गुफा के अंदर से बिना कपड़े पहने हुआ एक आदमी चलते हुए उनके पास आता है और वो अपने हाथ में कुछ लेकर यहाँ पर आया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी डरावनी बात तो ये थी कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रामेश्वर का पिता होता है, मतलब कि रामेश्वर के पिताजी तो कब के मर चुके थे और यहाँ पर ये उनकी आत्मा थी। अब उस बाबा जी ने रामेश्वर के पिताजी की आत्मा को क्यों बुलाया, क्योंकि दोस्तों बाबा को कहीं ना कहीं पता था कि दूसरी तरफ रामेश्वर कहीं पर बैठकर उन्हें देख रहा है। अब दोस्तों ये सब कुछ देखने के बाद वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो अपना कैमरा वैमरा वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद बाबा जी कैमरा के सामने आकर रामेश्वर से कहते हैं कि आज के समय में सभी लोग आत्माओं को काल्पनिक मानते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, आत्मा हर जगह पर है और कुछ करने से पहले आत्मा वहां पर अपना निशान या फिर कोई चीज छोड़ देती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दरअसल दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल मूवी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर हम ध्रुव और राघव नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो कि पार्टी करने की मूड से एक जगह पर बैठकर पी रहे होते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो तभी यहाँ दूसरी तरफ हम राघव की दोस्त अंजलि को देखते हैं और वो अपने परिवार के साथ बाहर घूमने के लिए जाने के लिए तैयार हो रही होती है। लेकिन तभी अचानक उसकी सौतेली माँ उसके पिता से कहती है कि ये अंजलि हमारे साथ क्यों चल रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये अंजलि हमारे साथ आएगी तो मैं नहीं आऊंगी। अब इस बात से हमें साफ साफ पता चल रहा था कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। अंजलि के होने से ही उसे बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। तब यहाँ पर अंजलि उनकी बातों को सुन लेती है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, इसलिए अब वो उनके साथ खुद ही जाने से मना कर देती है, क्योंकि अगर उन्हें ही पसंद नहीं है तो उनके साथ जाने से क्या फायदा। उसके बाद उसके पेरेंट्स घूमने के लिए चले जाते हैं। अब अंजलि अपने घर में अकेले ही बैठी थी, इसलिए वो राघव को कॉल करके कुछ खाने के लिए लेकर आने के लिए कहती है, ये सोचकर कि ये लोग यहाँ पर बैठकर पार्टी करेंगे। अब उसके थोड़ी देर बाद राघव ध्रुव के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और ये सभी लोग मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। अब यहाँ पर ये लोग बातें करते करते टेरेस पर आ जाते हैं तो राघव यहाँ पर ध्रुव से उसके काम के बारे में पूछता है
ध्रुव बताता है कि मैंने हाल ही में एक भूतिया कहानी लिखी थी, लेकिन वो कहानी मेरे बॉस को पसंद नहीं आई। इससे हमें पता चलता है कि ध्रुव एक राइटर है। अब दोस्तों यहाँ पर अंजलि ध्रुव को वो कहानी बताने के लिए कहती है और यहाँ पर ध्रुव भी वो कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ से हम ध्रुव ने लिखी हुई कहानी को सुनते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मीरा और महेश नाम के कपल को रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं, जहाँ अगले दिन महेश का बर्थडे होता है, इसलिए उसने पार्टी रखी थी। लेकिन अचानक से मीरा पार्टी में आने का प्लान कैंसिल कर देती है, ये कहते हुए कि उसके मामा ने उसे पार्टी में जाने से मना कर दिया है। मतलब कि उसके मामा मना कर रहे थे उसे पार्टी में जाने के लिए। तो अब यहाँ पर महेश मीरा के ऊपर गुस्सा हो जाता है और मीरा की पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। तभी हम मीरा के पीछे एक अनजान आदमी को देखते हैं, जो कि बहुत ही गंदी तरह से उसको घूर रहा होता है। अब यहाँ पर कुछ देर के बाद मीरा भी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी मीरा का अभी तक पीछा कर रहा था। वो मीरा का पीछा करते करते लगभग उसके घर तक पहुँचने वाला था कि तभी बीच रास्ते में कोई कार उसका रास्ता रोक लेती है और ये सीन हो जाता है यहीं पर कट। अब उसके अगले सीन में हम उसी आदमी को खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ देखते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा हो। मतलब कि सीधे तरीके से मारा नहीं गया था, टॉर्चर करके मारा गया था। और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह सब कुछ मीरा के मामा सूर्य ने किया है, जिन्होंने इस आदमी को मीरा का पीछा करते हुए देख लिया था। और उस लड़के को देखने के बाद मीरा का मामा समझ गया था कि इस बंदे के इंटेंशन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मीरा के मामा ने उसका पीछा किया और उसे सबक सिखाया। अब दोस्तों ये सब कुछ देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि मीरा के मामा अच्छे इंसान हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो बात कुछ और ही थी। दरअसल मीरा के मामा सूर्य की सच्चाई ये थी कि असल में वो मीरा को पसंद करता है। जी हाँ दोस्तों, वो मीरा का मामा होकर भी उससे गंदी नजर से देखता है और इस बंदे को उसने इसलिए मारा था क्योंकि वो आदमी उसके रास्ते का रोड़ा बन रहा था। अब यहाँ पर सूर्य का ऐसा खतरनाक रूप हम मीरा के साथ भी देख पाते हैं, जहाँ मीरा महेश के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए जिद कर रही होती है, तो सूर्य उसके हाथों को सिगरेट से जलाकर उसे दर्द देता है और कहता है कि अगर तुमने उस पार्टी में जाने की हिम्मत की तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा। तुम उस पार्टी में जाकर तो दिखाओ, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मतलब कि दोस्तों सचमुच में ये मामा तो बहुत ज्यादा पागल है। खैर अब यहाँ दूसरी तरफ हम महेश को उसके घर पर देखते हैं, जो कि अपने दोस्त वासु के साथ बातचीत कर रहा होता है। महेश उसे बताता है कि मीरा ने कल बर्थडे में आने से मना कर दिया, पता नहीं वो बर्थडे में क्यों नहीं आना चाहती। वो नहीं आ रही है इसलिए मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा। तो वासु उसे कहता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, लड़कियों को जितना डराया जाए ना तो वो तुम्हारे उतने ही करीब आती है। हम एक काम करते हैं, मेरे पास एक हाफ स्टोरी नाम की एक हॉरर स्टोरी बुक है, उसमें ढेर सारी भूतों की कहानियां लिखी हुई है। तुम उस बुक को पढ़ो और देखो मीरा को डराने में कौन सी कहानी मदद करेगी। ऐसा कहकर वासु महेश को वो किताब देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद महेश किसी काम से किचन के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी अचानक पूरे घर की लाइट्स एक साथ बंद चालू होने लगती है और उसके अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। अब महेश जल्दबाजी में अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है और उसे ऊपर कुछ आवाज आने लगती है। अब दोस्तों वो टॉर्च जैसे ही ऊपर की तरफ करता है तो वहाँ पर उसे खतरनाक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर अगले ही पल में महेश की आंख खुल जाती है। मतलब कि दोस्तों महेश ने ये सब कुछ सपना देखा था। फिर वो वासु ने दी हुई बुक को पढ़ने लगता है, जिसमें सबसे पहले एक लड़की की कहानी होती है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना हम थोड़ा इस मूवी को प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इस मूवी की कहानी ना थोड़ी सी अजीब हो गई है। क्योंकि दोस्तों कहानी के अंदर कहानी चल रही है और फिर उस कहानी में भी एक बंदा किसी दूसरे को कहानी सुना रहा है, और जो कहानी सुन रहा है उसमें भी एक कैरेक्टर एक कहानी पढ़ रहा है, और फिर वो जो कहानी पढ़ रहा है उसमें भी कोई किसी को कहानी सुना रहा है। मतलब कि दोस्तों इस मूवी के अंदर कहानियां ही कहानियां देखकर हमें यहाँ पर इंसेप्शन मूवी की याद आ गई। खैर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर महेश उस हॉरर बुक को पढ़ने लगता है, जिसमें सबसे पहले एक लड़की की कहानी होती है। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि रात के वक्त एक रोड पर खड़ी होती है, क्योंकि उसकी स्कूटी खराब हो गई थी। अब उसी रास्ते से दो ट्रक ड्राइवर गुजर रहे होते हैं और वो उस लड़की को लिफ्ट देते हैं, लेकिन थोड़ी देर में हमें उनके गलत इरादों के बारे में पता चलता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो उस लड़की के साथ कुछ गलत करते हैं, उनको सामने ही चेक पोस्ट पर पुलिस रोक लेती है। जब पुलिस वाले लड़की को ट्रक के अंदर देखते हैं तो उसमें से एक ट्रक ड्राइवर वहाँ से तुरंत डर के मारे भाग जाता है, लेकिन दूसरे ड्राइवर को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और ये उस लड़की को भी अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो ये होती है कि यहाँ पुलिस स्टेशन में भी उस लड़की के साथ गलती होने लगता है। वो पुलिस ऑफिसर चेकिंग करने के बहाने से उस लड़की को गंदे तरीके से टच करने लगता है और कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए थाने में जो कांस्टेबल होता है उसे वो बाहर भेज देता है, मतलब कि चाय पीकर आने के लिए कहता है। अब जैसे वो ऑफिसर चाय पीने के लिए दुकान पर पहुंचता है
तो उसे वहाँ पर एक न्यूज़पेपर में उन 3 लोगों की डेथ की न्यूज पता चलती है, जिसमें से 2 ट्रक ड्राइवर और यहाँ पर ये सीनियर पुलिस ऑफिसर जिसने उसको चाय के लिए भेजा था। यानी कि दोस्तों जिन तीनों ने इस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की थी वो तीनों ही मारे गए। अब यहाँ पर हमें ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब वो ट्रक ड्राइवर उस लड़की को लिफ्ट देता है, अब उस जगह बिजली के खंभे पर किसी डेथ की फोटो लगी होती है और वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी। तो यहाँ पर पूरी कहानी में हमें ये समझ में आता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि आत्मा थी जिसने आखिर में उन सभी लोगों को मार दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने उन तीनों को मारकर फिर उस चाय लाने वाले ऑफिसर को ऐसी न्यूज दिखाकर एहसास दिलाया कि वो लड़की जिंदा नहीं बल्कि एक आत्मा है। लेकिन अब इस पर भी ये ऑफिसर इस बात को समझ नहीं पाता और फिर स्टेशन जाकर सच पता करने की कोशिश करता है। अब उसके बाद हम एंडिंग के सीन को देखते हैं जिसमें कि वो दोनों ट्रक ड्राइवर, दोनों पुलिस ऑफिसर और वो लड़की एक साथ ही ट्रक से जा रहे होते हैं। यानी कि अब ये सभी लोग मर चुके थे और इसी के साथ ये हॉरर स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। मतलब कि स्टोरी खत्म होती है, मूवी नहीं। खैर अब दोस्तों यहाँ पर महेश जैसे ही इस कहानी को पढ़कर खत्म करता है तो तब तक वहाँ पर मीरा भी आ चुकी थी और उसने भी ये कहानी सुन ली थी। इस कहानी में उसको एक चीज पता चलती है कि आत्मा किसी को मारने से पहले वहाँ पर अपना कुछ फेवरेट सामान रख देती है। यही समझाते हुए महेश मीरा से कहता है कि जैसे कि अगर मैं आत्मा होता तो वोडका की बोतल रखता, क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसलिए। और दोस्तों उस वक्त मीरा एप्पल खा रही होती है, जिसके बाद ये दोनों ही रोमांस करने लगते हैं। अब इसी बीच महेश को गिफ्ट के बारे में याद आता है। महेश मीरा के लिए एक गिफ्ट लेने के लिए जाता है जिसे उसने ऑलरेडी खरीद कर रखा था। तभी यहाँ पर उससे मीरा की मामा का कॉल आता है। अब उस मामा की बातों से महेश को पता चलता है कि उसने मीरा को मार दिया है और तब हम यहाँ पर मीरा की डेड बॉडी को भी देख पाते हैं। अब महेश सोचने लगता है कि अगर मीरा मर चुकी है तो वो अब तक किसके साथ रोमांस कर रहा था। और जल्द ही महेश को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है, जहाँ उसे टेबल पर मीरा का फेवरेट फ्रूट एप्पल खाया हुआ मिलता है। यानी कि दोस्तों वो मीरा की आत्मा थी और अब यहाँ पर महेश का भी वक्त आ चुका है। अब उसके कुछ ही देर बाद में मीरा का मामा महेश को मारने के लिए गन लेकर आ जाता है और उसी वक्त हम टेबल पर वोडका को देखते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमें पता है वोडका महेश की फेवरेट चीज थी। यानी कि अब महेश भी जिंदा नहीं है और अब यहाँ पर मीरा के मामा को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वासु यहाँ पर आता है और इस बार उसे टेबल पर गन दिखाई देती है, जो कि दोस्तों मीरा के मामा की फेवरेट चीज थी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि वासु के साथ आगे क्या होने वाला है, मतलब कि उसकी भी जान चली जाएगी। अब दोस्तों आप एक चीज भूले ना हो तो मैं आपको बता दूं कि हम अब तक असल में कहानियां ही सुन रहे होते हैं और इस मूवी की असल कहानी मतलब राघव, ध्रुव और अंजलि, उनकी कहानी अभी यहाँ से कंटिन्यू होती है। अब यहाँ पर ध्रुव ने लिखी हुई कहानी को बताने के बाद उनके सामने ही एक पुलिस की वैन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि 2 ऑफिसर लोगों की जान चली जाती है। अब ये लोग उस वैन के पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं। इसलिए अब ये तीनों सोचते हैं कि इन पैसों को खुद रखेंगे और उन दोनों पुलिस ऑफिसर की बॉडी को कहीं दूर जाकर फेंक देंगे। अब इसी प्लान को फॉलो करते हुए ये कहीं दूर जाने लगते हैं। अब दोस्तों बीच रास्ते में ध्रुव पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर जाता है और पेट्रोल लेकर वापस आ जाता है। उसके बाद ये तीनों एक जगह पर पहुंचते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं राघव उन दोनों ऑफिसर की बॉडी के ऊपर पेट्रोल लाता है, लेकिन तभी अचानक अंजलि पीछे से आकर उसको नाइफ से स्टैब कर देती है और इस वार की वजह से राघव की वहीं पर मौत हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर अंजलि ने राघव को इसलिए मारा था क्योंकि वो इन पैसों को बांटना नहीं चाहती थी। उसके बाद अंजलि तीनों की बॉडी को जलाकर ध्रुव के पास आकर कहती है कि चलो हम चलते हैं। राघव ने कहा है कि वो कुछ देर के बाद आएगा। तभी यहाँ पर अंजलि को ध्रुव का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम दोनों ने पैसों के लालच में आकर मुझे पेट्रोल पंप पर अकेला ही छोड़ दिया और यहाँ से खुद आगे बढ़ गए। यानी कि दोस्तों ध्रुव अंजलि के साथ है, वो असल में आत्मा है। वही यहाँ दूसरी तरफ ध्रुव को एक पुलिस की वैन लिफ्ट देती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि मरे हुए उन्हीं ऑफिसर्स की होती है। और अब आगे जाकर ये वैन अंजलि को ही ठोक देती है। यानी कि दोस्तों एक तरह से पैसों के लालच की वजह से इन तीनों दोस्तों की मौत हो गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक नई कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम एक राइटर को देखते हैं जो कि हाफ स्टोरीज बुक पार्ट 2 लिख रहा होता है। मतलब कि ये वही राइटर है जिसने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट भी लिखा है और अभी अभी हमने जितनी भी कहानियां देखी है वो इसके फर्स्ट पार्ट की कहानियां हैं। अब ये बुक लिखने के बाद वो उस बुक को दिखाने के लिए अपने बॉस के पास जाता है। अब ये कहानियां पढ़ने के बाद उसका बॉस उसे कहता है कि अरे ये क्या, थोड़ी अलग तरह की कहानी लिखो ना, ये वही पुराने घिसे पिटे कहानी लिखते रहते हो। ऐसा कहकर उसका बॉस दूसरे कमरे में चला जाता है। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही पल किसी दूसरे रास्ते से उसका बॉस फिर से वहाँ पर आता है। वो उसे कहता है कि सॉरी मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई, मैं थोड़ा बिजी था। अब ये देखकर तो राइटर तो शॉक ही रह जाता है। अगर ये मेरा असली बॉस है तो अभी भी मैंने किससे बात की, तो फिर वो बॉस जैसा दिखने वाला आदमी कौन था।
और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब कहानियाँ एक थिएटर के अंदर मूवी चल रही होती है उसमें चल रही थी। मतलब कि हम अब तक थिएटर में चल रही मूवी देख रहे थे। अब यहाँ पर ये मूवी सूरज नाम का एक लड़का देख रहा होता है और उसके पास एक बीड़ियों का पैकेट भी था। अब तभी वहाँ पर एक वॉचमैन आता है जिसने सूरज को पहचान लिया था। वो यहाँ पर आकर सूरज को डांट कर यहाँ से भगा देता है, ये कहकर कि यहाँ पर बीड़ी पीना मना है, आइंदा ऐसी हरकत की तो तुम्हारी पिटाई होगी। अब उसके बाद वो वॉचमैन अपने घर की तरफ जाने लगता है और तभी रास्ते में एक बूढ़े आदमी से बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि उस लड़के सूरज की तो आज सुबह ही मौत हो चुकी है और उसके सामने तो सूरज की लाश भी जल रही थी। अब ये देखने के बाद वॉचमैन तुरंत ही भागते हुए सूरज के परिवार वालों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैंने आपके बेटे को देखा था, लेकिन मैंने तो अभी भी सुना कि आपके बेटे की मौत हो गई है। ये कैसे पॉसिबल है? अब सूरज के पिताजी उससे कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, आज ही तो मैं अपने बेटे को हॉस्टल छोड़कर आया हूँ। तभी वॉचमैन कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आपके बेटे की मरने वाली बात तो मुझे चौक पर रहने वाले एक बूढ़े आदमी ने बताई है। अब इसके जवाब में सूरज के पिता उसे कहते हैं कि लगता है तुम सटिया गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, उस बूढ़े आदमी की कल रात ही मौत हो गई है। इतना कहकर सूरज के पिताजी घर के अंदर चले जाते हैं और फिर वो वॉचमैन उस बूढ़े आदमी को अपने सामने हंसते हुए देखता है और वो आदमी यहाँ पर बीड़ी भी पी रहा था। जाते जाते हम उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक शैतानी हंसी को देख पाते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब उस वॉचमैन की मौत होने वाली है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर दोस्तों सभी हाफ स्टोरीज बताई गई है। जितनी भी कहानियां हमें इस मूवी में दिखाई गई है वो सभी आधी अधूरी है और इसलिए इस मूवी का टाइटल है हाफ स्टोरीज। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।